Namaskar. Now we are starting the next topic, Group 17 of P block elements. ओके ये हमारा 11th वीडियोज रहेगा. इसमें हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? वी आर स्टार्टिंग ग्रुप 17 जिसको आप किस नेम से बोलते हो? हेलोजेन. ओके ग्रुप 17 में कैसे आते हैं? जैसे हमने अब तक नाइट्रोजन फैमिली पढ़ी, ऑक्सीजन फैमिली, देन फ्लोरीन. ओके ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ओके ये सब चीजें जो हम किस में पढ़ेंगे, ये हम एक ग्रुप 17 ओके 17 वाले ग्रुप के अंदर की फैमिली, जिसमें फर्स्ट फैमिली है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन. ओके इसके अलावा भी एक और है रेडियो एक्टिव, उसको भी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे. अदरवाइज इन्हीं 5 के बारे में ज्यादा हम करेंगे. इसके अलावा एस्टेटीन भी इतना नहीं, इन 4 के बारे में ही ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे. इन्हीं की प्रॉपर्टीज के बारे में हम डीपली एनालिसिस करेंगे. सबसे पहले अकरेंस, ये कहाँ कहाँ होते हैं, है ना, ये आपको मिलना चाहिए ना कहीं ना. तो ये तो बहुत सिंपल चीज है. पहली बात एस्टेटीन, और यहां पर एक वर्ड और लिखा आएगा, इसका नाम है टेनेसीन. ठीक है ना, टेनेसीन. और ये टेनेसीन क्या है? ये दोनों एस्टेटीन, टेनेसीन दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है. टेनेसीन तो इतना है कि इसका जो हाफ लाइफ होता है वो भी मिली सेकेंड्स में होता है, मिली सेकेंड. और इसको बनाया किसने? इनको मैन मेड एलिमेंट है. ये अर्थ से नहीं निकलता है, कोई और से नहीं निकल रहा है. पहली बात तो मैन मेड बनेगा. दूसरी बात इसका मिली सेकंड में ही अगर ये हाफ लाइफ, इट मींस 100 है, 100 से 50 होने में कितना टाइम लगेगा? मिली सेकंड्स. ओके ये इसको बोलते हैं टी हाफ. ये इस तरीके से टेनेसीन है. तो ये टेनेसीन का ज्यादा आपको कोई मिलेगा भी नहीं. मिल भी गया तो वो डिवाइड हो जाएगा. उस केस में क्या हो रहा है, वो आपको हो सकता है कि कन्वर्ट भी हो जाए. तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की. अब बात करेंगे हम इनके बारे में. ओके तो फ्लोरीन, फ्लोरीन जो हमारी सेकेंड पीरियड्स का मेंबर है, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर है. हमारे यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में जितनी बातें होती है उसमें से 10% बात केवल फ्लोरीन की होती है. इट मींस मेजर रोल इसका है फ्लोरीन का. क्यों है? इसका कारण है इसका स्मॉल साइज होना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा होना. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी सर्वश्रेष्ठ होती है, मतलब सबसे नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी की है. ओके इनको एक नाम दिया गया है. यहाँ पे क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया है हेलो और जेन. ओके हेलो का मतलब ही होता है शोल्ड. ओके जेन का मतलब होता है जनरेट करना. जनरेट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना. तो इसके वाले जितने भी मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं? शोल्ड को प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl का एग्जांपल लूं तो इसमें से ये हैलाइड नहीं है, मेटल, और ये देखो हेलोजन. हेलोजन को आपको हर जगह आपको X के रूप में दिखेगा, है ना. X हैलाइड्स के लिए हम X यूज करते हैं वर्ड, मतलब जो वर्ड यूज करते हैं वो X यूज करते हैं. X का मतलब यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सभी के लिए यही करेंगे. तो आप देखिए यहाँ पे हेलोजन, अच्छा फ्लोरीन वो भी इस तरह शोल्ड बनाएगा. ये एग्जांपल आपको मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपके कॉमन शोल्ड, जो आपके घरों में जो शोल्ड होता है वो कॉमन शोल्ड NaCl है. और ये NaCl जब ये शोल्ड प्रोड्यूस कर रहा है इसी, और अच्छा क्लोरीन तो कर ही रहा है, ब्रोमीन NaBr ये भी शोल्ड है, Na, ओके NaF और कैल्शियम फ्लोराइड, और आगे भी जितने भी मटेरियल है CF2 जो बोलते हैं, ये सारे क्या है? शोल्ड प्रोड्यूसिंग. तो आपका नोमेनक्लेचर समझ में आएगा कि वो व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए हेलोजेन. हेलो का मतलब शोल्ड और जेन का मतलब जनरेट, तो शोल्ड प्रोड्यूस करने वाले. दूसरी बात ऑकरेंस जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि ये आपको कहाँ कहाँ फाउंड होता है या आपको किसी से इसको गेन कर सकते हो. तो फ्लोरीन के बारे में आपकी बुक में साफ साफ लिखा है यहाँ कि फ्लोरीन और क्लोरीन ये आपके खूब पाया जाता है, अबंडेंट है ना, बहुत इजीली मिलता है, अबंडेंट. ठीक है. दूसरी बात ये फ्लोरीन जो होता है इससे आपको और कहाँ मिलेगा? तो वो देखिए फ्लोराइड में मिलेगा. ठीक है ना, इनसोल्यूबल होता है. CF2 क्या होता है? कैल्शियम फ्लोराइड, जिसको आप क्या बोलेंगे? फ्लोरस्पार.
फ्लोरस्पार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चमकता है, इसको शाइनिंग करता है फ्लोरस्पार। तो यहाँ पे आपको फ्लोरीन मिल गया। अब एक और बात समझिए, ये जो मेटल के साथ में ये भी एक सोल्ट ही है, ठीक है, तो यहाँ मिल गया इनसोल्यूबल फ्लोराइड है। इसके बाद में Na2, ये देखिए आप क्या Na3Al F6, ये क्या चीज है? हाँ, इसमें देखिए ये मेटल है बट इसके साथ में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और फ्लोरीन ही इसके साथ में मेजर रोल कर रहा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम क्रायोलाइट। तो आपको इसके सोर्सेज पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ मिलता है। इसके बाद में फ्लोरेपेटाइट भी होता है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट और उसका कैल्शियम फ्लोराइड का। और आपको कहाँ मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, मेरे दांत की बात करूं, मेरे दांत, मेरे नेल्स, ये हेयर, बोन्स, ओके, और भी मतलब आपके ब्लड में भी थोड़ा बहुत पार्ट होता है। इट मीन्स आपकी बॉडी में भी बहुत सी जगह ये फ्लोरीन है। अच्छा, आपको कहीं पे आसपास सोइल में कहीं मिलता है क्या? बिल्कुल, रिवर के वाटर में आपको यही मिलेगा। क्यों? फ्लोरीन जो होता है उसी से क्या होता है, बहुत सारे सोल्ट मिलते हैं और सोल्ट से आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजों को, जैसे रॉक्स होती है उसमें बहुत सारे सोल्ट प्रोड्यूस सोल्ट से बनी है, तो इसका मतलब रिवर के वाटर में, सी के वाटर में, ओके, यहाँ सब जगह मिलेगा और प्लांट में भी रहेगा, बोन में भी, टीथ में भी, ओके। दूसरी बात, अगर सी के वाटर में देखें तो क्या क्या चीज मिल सकती है, तो आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों आपको सी वाटर में मिल जाएगा। पहली बात, NaCl इससे तो मिल ही जाएगा, NaBr, NaI ये भी मिलेगा। तो सी में सभी तरह के सॉल्ट मिल रहे हैं। अच्छा, सीवीड जो होते हैं, सीवीड का मतलब क्या होता है? सीवीड्स, वीड्स का मतलब खरपतवार, सी में रहने वाले वीड्स। उसमें जब आपने देखा कि क्या इसमें कोई हेलोजन है क्या, तो उसमें आपने देखा कि 0.5% मास इसका है, इसी चीज का है। ये आपको वहां पे आपको ये इसी वीड्स में आयोडीन मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? 0.5% मास में आयोडीन मिलेगा। हम अगर एक बार कहते हैं कि कोस्टल एरिया पे जितने भी लोग होते हैं जो कि कोस्टल फिशेस खाते हैं, तो फिशेस जो आपने ना कि वो टेस्ट में थोड़ी सी सॉल्टी होती है, उसमें आयोडीन का इतना कंटेंट होता है कि व्यक्ति को कभी वहां गोइटर होता ही नहीं। कारण, अगर मान लो पानी में या विड्स में या यहाँ की फिशेज में आयोडीन नेचुरली है और वो आपके नेचुरली जा रहा है, तो ऊपर से आपको आयोडीन लेने की जरूरत ही नहीं है। और आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, तो वहां पर गोइटर आपको होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब सी के पास में रहने वालों में ये हेलोजन की कमी नहीं होती, क्योंकि सारे मटेरियल में तो उसी होता है। अगर चिली साल्ट रिपीटर की बात करें, जो चिली साल्ट रिपीटर होता है जिसका फॉर्मूला होता है NaNO3, ठीक है ना। अब चीनी साल्ट रिपीटर का फॉर्मूला ये है, इसमें आपने मेजर किया कि क्या इसमें शॉर्ट होता है, तो इसमें भी शॉर्ट होता है। कितना? 0 पॉइंट, इसमें कितना होता है? 0.2% NaI, मतलब सोडियम आयोडाइड इसमें भी है, जबकि इसमें न तो इसमें आयोडीन कहीं नहीं है, बट फिर भी आयोडीन है। इसका मतलब ऑकरेंस की बात करें तो आपके आसपास की सारी चीजों में, ठीक है ना, शोल्ड में, मैक्सिमम शोल्ड में यही चीजें आपको मिलेगी। तो ऑकरेंस में आपको इजीली, ये तो इतना पूछते नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि आसपास आपके मिलता है क्या। अब ऑकरेंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि क्या? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि आगे कैसे बिहेव करेगा, किस फॉर्म में आपको मिलेगा और किस तरीके से इसका मतलब आगे की तरफ। और भी रिएक्शन जो होती है, हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो फिजिकल प्रॉपर्टी से बहुत कुछ मैच करती है। तो अभी हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। फर्स्ट वन, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले देखा जाता है कि ये किस फॉर्म में, तो फ्लोरीन आपको गैस फॉर्म में मिलेगा, क्लोरीन ये भी गैस फॉर्म में मिलेगा, पर ये आपको अब लिक्विड फॉर्म में मिलने लगेगा, और ये आयोडीन आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा।
और बाकी की चीज भी सॉलिड ही रहती है, बट ये सॉलिड में भी रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव इट मींस इसके अंदर से जो रेज निकल रही होती है वो निकलती जाती है। उस केस में ये डिवाइड होते रहते हैं, इनका टी हाफ होता है और ये धीरे धीरे कन्वर्ट होते जाता है। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा गामा निकल रही है और ये कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो इनके बारे में ज्यादा नहीं करने हैं। तो यहाँ तक हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। पहली बात फ्लोरीन एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो इससे कितना होता है 7 और 2 9। 9 इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 k सेल में रहेगा, l सेल में कितना रहेगा 7। ओके, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p5। ओके, पहली बात ये वाला फर्स्ट सेल, ये आउटर मोस्ट सेल और यही वैलेंस सेल है जिसको हम आगे की तरफ लिखेंगे। इसकी जगह आप अगर हीलियम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्यों? 1s2 हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। इसको लिखने के बाद में आप 2s2 2p5 लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस अकॉर्डिंग आप इसकी वैलेंसी देखेंगे। तो वैलेंसी में ये कह रहा है कि अगर मेरे 7 इलेक्ट्रॉन है तो मुझे अगर 2 और 8 करना है, इट मींस 1 इलेक्ट्रॉन को मुझे गेन करना है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर क्या होगा? फ्लोरीन ये माइनस की तरफ बिहेव करेगा, एनायन बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी ले लेगा। क्यों? उसका कारण है ऑक्टेट का कंप्लीट करना। और ऑक्टेट जब कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से, तब क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बोले स्टेबिलिटी के लिए ये सब चीजें करता है और जैसे ही वो करेगा उस केस में ये माइनस शो करेगा, एनायन बनाएगा। यहां तक आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगी। दूसरी बात, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं कि ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, बिल्कुल लेना चाहता है। जल्दी लेना चाहता है कि हाँ तुरंत, तो ये रेडी टू टेक, रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, टू कन्वर्ट टू कंप्लीट द ऑक्टेट। इस केस में क्या होगा? जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ये हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो क्या होगा? ये F से F माइनस में कन्वर्ट हुआ। ओके, F से ये इलेक्ट्रॉन गेन करके F माइनस में कन्वर्ट हुआ। ये 0 और ये माइनस, इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। खुद ये रिड्यूस होता है और रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और ये ऑक्सीडाइज करने के कारण ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद का रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन में क्या होता है? 0 से माइनस, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है। ये सब चीजें किसके बारे में बात की गई है? ये सब चीजें बात की गई है हमारी एकमात्र फ्लोरीन के बारे में। यहां तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर याद करनी है, ठीक है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट वन चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो अगर है तो वो है क्लोरीन का। यहां तक आपको मैं रख रहा हूं क्योंकि इसको कंपैरेटिवली स्टडी भी करनी है। अब इसकी बात करें, इसमें क्या जोड़ना है? इसमें मैजिक नंबर जोड़ना है। कितने जोड़ेंगे? तो पहला हमें ऐड, क्यों? 8 ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं तो 8 × 16 और ये 17। ये किसका हो गया है? ये क्लोरीन का। अब इसके बीच में, अब क्लोरीन से ब्रोमीन, अब यहाँ पर डी ब्लॉक आ गया है और डी ब्लॉक आते ही इसमें 8 तो जुड़ेगा, 10 एक्स्ट्रा जुड़ेगा, 18 जुड़ेगा, तो 17 35। फिर डी ब्लॉक, फिर 18 जुड़ेगा। ये आपको हर बार की तरह सेम तरीके से बता रहे हैं जैसा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ने बताया था, ठीक है। 18 और जोड़िए तो उस केस में कितना हो गया? इसका 53 के बाद में, ठीक है ना, 18 एक्स्ट्रा जोड़ा ना, 18 और 5 23, ठीक है, सही है, ठीक है ना। तो इसके बाद में अब ये क्या हो रहा है? एस्टेटीन। एस्टेटीन के लिए अब यहाँ पे F ब्लॉक भी आ गया, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? 8 + 10 + 14 किसके जुड़ेंगे? उसके F ब्लॉक के। F ब्लॉक के जोड़िए, तब इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 84। इसके बाद 32 जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा। 32। ये आपका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर के बारे में बात हो गई। एटॉमिक नंबर के बाद में क्या होगा? इसका एटॉमिक मास कितना होगा? तो नंबर का जस्ट डबल या थोड़ा सा ज्यादा, ये इसका मास होता है। क्यों?
क्योंकि मास में हम क्या काउंट करते हैं, मास में काउंट करते हैं हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है एटॉमिक मास। तो इसका जस्ट दुगना करना, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इसका 19, 9 दूना 18, उससे थोड़ा ज्यादा 19, इसका कितना है 35.45, इसका कितना है 79.90, इसका कितना है 126.90 और इसका है 210। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल एटॉमिक नंबर याद करना है। क्यों? इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता रहेगा। बस आपकी क्या देखेंगे, अप टू डाउन जाओगे, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, एटॉमिक मास भी बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो क्लब है वो भी बढ़ता जा रहा है, ये सम बढ़ रहा है। बस इतना सा याद रखना है। थर्ड केस क्या कहता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें फर्स्ट वन तो मैंने बता दिया, अब आपको सेकंड वन बताता हूँ। सेकंड वन में क्या होता है, इसको अब आपको इसको अगर खोल के लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ओके, यहां तक की चीज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, नियॉन ये लिख दीजिए, या 3s2 3p5। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फिर 5 इलेक्ट्रॉन से, ये मैंने किसके लिए लिखा है, क्लोरीन के लिए लिखा है। इसी तरीके से आगे भी, हाँ आगे भी क्या करेंगे, अब इसमें डी ब्लॉक और आ गया है, ठीक है ना। तो मैं इसको फिर रब कर रहा हूं, क्योंकि ये तो सब कॉमन है कि आपको नेक्स्ट वाले के बारे में लिखना है, ठीक है। ये इसमें डी ब्लॉक और आ गया, तो मैं इसके 18 के लिए आर्गन लिख देता हूं पहले से। क्यों लिख देता हूं, क्योंकि 18 आर्गन तक का कॉन्फ़िगरेशन इतना ही होता है। आर्गन लिखने से जो नेक्स्ट जो है ये वाली यहां तक का कंप्लीट हो जाता है। ओके, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इतना कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए मैं पहले से आर्गन लिख देता हूं। आर्गन के बाद इंपॉर्टेंट है, अब इसके शेल के बारे में देखिएगा। ये नंबर ऑफ कौन से शेल है, ये नंबर ऑफ पीरियड के बारे में। ये पीरियड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इससे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चलेगा। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अब लिखेंगे वो है n-2f, और ये आएगा 14, फिर आएगा n-1, और ये आएगा d10, फिर आएगा यहाँ ns2, और फिर आएगा np5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग रहेगा, आपको बुक्स में यही दिखेगा। लेकिन जब डी ब्लॉक आएगा तब क्या करेंगे, तो इसके बारे में आपको ये लिखना होगा n-1d। तो यहाँ पर हमको पहले पीरियड्स पता होना चाहिए। पीरियड कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखे कि पीरियड कौन से हैं। ये तो आपको पता चल ही गया है कि डी आते ही आपको 10 जोड़ने हैं और एफ आते ही 14 जोड़ने हैं। ये नंबर ऑफ पीरियड है सेकंड, ये नंबर पीरियड थर्ड, ये नंबर पीरियड 4, ये 5, ये 6। नंबर ऑफ पीरियड्स तो ये रहेंगे, और n का मतलब ये नंबर ऑफ पीरियड है ना, ये n इसका मतलब ये होता है। अब मैं कह रहा हूं n-1, जैसे d आया है इसका मतलब है कि ये है फोर्थ पीरियड का, तो मतलब n-1 का मतलब होगा 4 - 1 3, और d में आएंगे 10, फिर फोर्थ पीरियड क्योंकि n वाला, तो 4s2 4p5, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगला कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो नेक्स्ट जो होती है नॉन रिएक्टिव नोबल गैस, वो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे जीनो क्रिप्टॉन। ये क्रिप्टॉन लिखते, ऐसा क्रिप्टॉन लिखते ही क्या हुआ, ये 36 कंप्लीट हो गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर ये वाला 3d10 4s2, फिर 4p6, फिर आएगा क्या। अब अगला कॉन्फ़िगरेशन देखिए, फिफ्थ पीरियड की बात कर रहे हैं। फिफ्थ पीरियड में तो यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। अभी एफ स्टार्ट नहीं हुआ तो डी आएगा। 5 - 1 का मतलब क्या हुआ 4d10, फिर ये फिफ्थ पीरियड के कारण से आएगा 5s2, फिर 5p5। ये कॉन्फ़िगरेशन देखते रहिए। जैसा पीरियड फोर्थ पीरियड है तो 4, फिफ्थ पीरियड तो 5, अगला 6 पीरियड है तो 6। ओके, और ये देखिए आप यहां की जब बात की थी तब क्या था, इन सब को हटाकर मैं क्या लिखूंगा नियोन, और इसको हटाकर मैं क्या लिखूंगा हीलियम। जैसे हीलियम को हटाकर मैंने 2s2 2p5 लिखा,
यहाँ मैंने नियोन लिखा और ये लिखा, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, एक सिमिलरिटी देखिए, ये है नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। अब आएगा जीनोन, देखिए ये Xe। इसके बाद में यहाँ तक का मतलब ये कंप्लीट हो गया 54 तक। 54 के बाद में चीजें आपको लिखनी है कैसे। अब आएगा Fb। एफ में ये चीज लिखते हैं, क्यों, ये है पीरियड कौन सा है, रेडियो एक्टिव सॉलिड है, 6 पीरियड, 6 - 2 इसका मतलब कितना हुआ 4। फिर F14, 6 - 1 5, फिर D10, 6s2, 6p5। ये आपका कॉन्बिनेशन है। सबसे पहले नोबल गैसेस। दूसरी बात, अब आप देखिए वैलेंस शेल में 2s2 2p6, सेकंड पीरियड में 2, थर्ड पीरियड में 3, फोर्थ पीरियड में 4, 5 पीरियड में 5, 6 पीरियड में 6। और अंदर की तरफ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या चीज है ये है नोबल, ये है इनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अब क्या क्रिएट करेंगे, ये क्रिएट करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि हम थोड़ी देर बाद बताएंगे कि इसका क्या इफेक्ट है। ओके, यहां तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कन्वर्ट हुआ। अब आपकी बात करें शेल, यहां पर है 2 सेल, यहां 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। देखिए आप इसमें भी देखिएगा, जब नीचे जाएंगे तो शेल बढ़ते जाएंगे, शेल बढ़ते जाएंगे तो एटम का साइज भी बढ़ेगा, है ना। तो एटम का साइज बढ़ेगा तो आयंस का साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। तो नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो कोवेलेंट रेडियस बढ़ेगी, और कोवेलेंट के साथ में आपका जो आयंस है वो आयंस की रेडियस भी बढ़ेगी। तो एक वर्ड लिखा है, देखिए आप, कोवेलेंट रेडियस 64, 99, 114, 13, मतलब कंटिन्यूस बढ़ रही है। आयनिक रेडियस देखिए 133, 184, 196, 22, सब चीज बढ़ रही है। ओके, एक बात आप देखिए, अगर आप कंपेयर करोगे, शेल ऊपर से लेकर नीचे बढ़ रहा है, एटम भी बढ़ रहा है, कोवेलेंट रेडियस बढ़ रही है, आयनिक रेडियस बढ़ रही है। एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि अपने अपने शेल में सबसे छोटा साइज किसका है, तो सबसे छोटा साइज है हेलोजन का। तो ये क्या रीजन है, तो उसका रीजन हम समझाते हैं क्या है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर ऑफ पीरियड तो सेम रह रहा है। जैसे मान लो सेकंड पीरियड की बात करो, नंबर ऑफ पीरियड सेम है, मतलब शेल एकदम सेम है, एक ही शेल की बात कर रहे हैं। यहां जैसे 1 2, ये 3 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन, अब यहाँ 5 6 7 8 9 10, तो कंटिन्यूअसली क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर क्या बढ़ रहा है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये आप बढ़ रहा है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से एक बढ़ता है, वो होता है जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये बढ़ने लगता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो उस केस में क्या होगा, जब अंदर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अपोजिट चार्ज जो है बाहर की तरफ उसको पकड़ के खींचेगा। जब ऐसे खींचेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, साइज मतलब कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा। तो अपने पीरियड में सबसे छोटा साइज किसका होता है, वो होता है फ्लोरीन का, है ना। नोबल गैसेस के बारे में तो हम वो बात ही नहीं करते, क्योंकि नॉन रिएक्टिव गैसेस है, उनका कोई इतना रिलेशन नहीं। फ्लोरीन तक 17 तक की बात करते हैं, क्योंकि इतनी स्टडी हो पाई है ना, इनकी ज्यादा स्टडी भी नहीं करते, दूसरे रिएक्शन भी नहीं करते हैं। यहां तक की बात करें तो सबसे छोटा साइज किसका होता है, तो ग्रुप 17 का होता है। उसका कारण नंबर ऑफ शेयर वही है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। खींचने के कारण से उसके बाद में उसका साइज रेगुलर इंटरवल में कम होता जाएगा। तो सबसे छोटा साइज अपने किसमें होता है। पर एक और बात, छोटा साइज हुआ तो सभी पे लगा रहे हैं, तो ये तो सारे अपने अपने पीरियड के सबसे लास्ट वाले हैं, तो इन सब का छोटा साइज होता है।
और ऊपर से लेके जाओगे तो भले ही छोटा साइज है, लेकिन इसका इसमें एक सेल है, दो सेल है, इसमें तीन सेल है, इसमें चार सेल है, इसमें पांच सेल है, इसमें छह सेल है, तो सेल तो बढ़ रहा है, तो वो कोवेलेंट रेडियस बढ़ेगी, आयनिक रेडियस बढ़ेगी। तो ये 30 अगला फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई कंप्लीट। अगला आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग समझिए। आयन बनना है, उसके बाद में आयन के लिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए अपने आप तो निकलेगा नहीं, इसको लिए एनर्जी चाहिए। फ्लोरीन की बात करें, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है कि 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर है 7 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब बात यह है कि आप चाहते हो एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो फ्लोरीन कहता है कि मुझे तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और तुम निकाल रहे हो, ये तो गलत बात है, मेरे को तो और आप दीजिए ताकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। लेकिन वो कह रहे हैं देना नहीं है, हमको तो निकालना है। तो ये अपोज करता है, पहले तो सबसे छोटा साइज है तो ये इसको अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन के कारण से क्या होगा, ये इसको इधर की तरफ मूव करवाएगा, ये सब मूव करेंगे अंदर, तो साइज तो छोटा हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हो मेरे को तो यूं निकालना है, तो वो कह रहा एकाएक तो नहीं निकलेगा। कब निकलेगा, जब आप इसको काइनेटिक एनर्जी दोगे। तो होता क्या है कि अगर कोई इसको काइनेटिक एनर्जी दी जाए, एक एनर्जी दी जाए जिसके कारण से इसके अंदर इतनी काइनेटिज्म आ जाए कि ये मूव करता हुआ बाहर निकल जाए, तो एनर्जी आने के कारण से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण से मूव करता हुआ ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ बाहर आ गया। अब ये फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या हो जाएगा, F+ बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा। अब फ्लोरीन कभी प्लस में रहता नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती नहीं है, इसकी एटॉमिक नंबर होता है। अब इस केस में क्या होगा, अब प्लस के केस में अनस्टेबल है तो ये नॉट पॉसिबल। इस केस में क्या होगा, ये चाहेगा नहीं और आप कह रहे हो फिर भी निकालना है, तो इसके लिए वेरी 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 मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल इन द गैसियस फेज। पहले तो इसको गैसियस फेज में ले जाना होगा, उसके बाद में आउटर मोस्ट सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, फिर भी बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसीलिए आप देखिए इसमें अगर आप कंपेयर करोगे पूरे पीरियड की, अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं, इसमें सबकी बात करें तो होगा क्या, जैसे जैसे आप इधर से इधर आओगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसी के इलेक्ट्रॉन को निकालने की रहेगी। क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा साइज है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ये चाहता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। उस केस में आप देखिएगा डेटा क्या कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी देखिए 1680 किलो जूल पर मोल, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। उसके बाद में इसके बाद में एक और शेल बढ़ रहा है, क्लोरीन में क्या हो रहा है, एक शेल और बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से थोड़ा दूर हो जा रहा है। फिर भी एनर्जी खूब चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की सबसे ज्यादा चाहिए। देखो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है 1680, क्लोरीन की 1256, ब्रोमीन की 1142। देन इसका मतलब नंबर ऑफ शेल बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है, दूर हो रहा है, तो न्यूक्लियस का जो जेड इफेक्ट है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। जब कम होता जाएगा तो इन इलेक्ट्रॉन को निकालना और आसान है ना। तो सबसे कम एनर्जी किस में चाहिए, तो वो चाहिए आयोडीन में। सबसे ज्यादा किस में रिक्वायर्ड है कि फ्लोरीन में, कौन सी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इंपॉर्टेंट बात, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो इलेक्ट्रॉन को निकालना है वो सबसे ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो आपने ये देख लिया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा चाहिए। और अगर अप टू डाउन जाएंगे, अगर एक ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे तो वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जस्ट इसका अपोजिट बात है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है कि गेन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया जाएगा। गेन करने के लिए क्या करना होगा कि मैं फिर से बना रहा हूँ उसका ताकि आपको फिर से नया है, अदरवाइज क्या होगा एक ही में क्लब हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में कितने हैं इसके, तो 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब 2 और 7 का कॉन्फ़िगरेशन है। वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, तो फ्लोरीन तो कह रहा है कि अरे वाह मजा आ गया, मैं तो चाहता ही हूँ ऑक्टेट कंप्लीट करना, अगर आप दे देंगे तो मेरे तो और बढ़िया रहेगा। तो
तो जो अगर चाहता है इलेक्ट्रॉन गेन करना और आप दे रहे हो तो इसकी इच्छा है तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा और फटाफट अपना इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेगा और यहां से एनर्जी को रिलीज करेगा। ये एनर्जी जो रिलीज हुई है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इससे पहले आयोनाइजेशन में हमने दी थी और इलेक्ट्रॉन निकला था, अभी इलेक्ट्रॉन आ रहा है और उसका जस्ट अपोजिट, पहले दी थी अब निकल रही है, पहले इलेक्ट्रॉन निकला था और अब दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन में इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है और एनर्जी यहाँ से निकलती है। ये एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर हम डेल्टा एच बोलेंगे हम नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी, जैसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये अब 2-8 हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जब होता है तो क्या होगा, मोर एनर्जी विल बी रिलीज होगी और मोर एनर्जी रिलीज होगी, उसके इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है ना, इसीलिए देखिए आप नेगेटिव मतलब ज्यादा निकल रही है। ठीक है ना, देखिए 333 फिर 349। बस अब आप एक इम्पोर्टेंट बात बताइए कि 349 ज्यादा है 343 कम है, इसका कारण ये चाहता तो है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम यह आ रही है कि ये पहले से नेगेटिव चार्ज इनके बीच में रिपल्शन, ये नेगेटिव ये रिपल्शन, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ये रिपल्शन। तो वो कह रहा है कि अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कारण, क्योंकि इसका साइज है सबसे स्मॉल साइज है तो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत पास है, इसके कारण से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा है तो वो इतना भी स्टेबल नहीं हो पाएगा जितना क्लोरीन हो पा रहा है, तो वो इतनी 333 की एनर्जी निकालेगा। पर क्लोरीन और ज्यादा स्टेबल हो गया, क्यों, उसका तो इलेक्ट्रॉन जो आया है वो इस सेल में आया है, इस केस में क्या हुआ, रिपल्शन थोड़ा कम हो गया, दूर हो गया ना, साइज बढ़ गया, दूर हो गया, रिपल्शन कम हो गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ने से क्या हुआ, उसकी ज्यादा एनर्जी निकली, इसीलिए क्लोरीन ज्यादा स्टेबल हुआ। तो यहाँ पे क्या पूछा जाएगा कि वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मच मोर देन फ्लोरीन। तो वहां कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन चाहता तो ये भी है और ये खींचेगा भी जल्दी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा है फ्लोरीन की। बट प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण, इसका छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन पास है, रिपल्शन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम है इसका मतलब है कि एनर्जी जो निकल रही है वो भी कम निकलेगी। ठीक है ना, इसीलिए कम निकली है। चलो से फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन है, तो इनका अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा, तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा, उसके बाद में देखिए अब उसके बाद 333 फ्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। तो एक थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, जो जनरल ट्रेंड होता है उससे थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया, तो ये एक एक्सेप्शनल टाइप का है, इसलिए याद करना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको लगाना है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या मीनिंग है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है, अच्छा अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इसकी दोनों की बात करूं तो वो पूछा जा सकता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, तो उसमें तो आपको बात ही नहीं करनी थी, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये क्या चीज बताई मैंने, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। ओके, पर जैसे हम इलेक्ट्रॉन गेन की बात करें तो उसमें आएगा क्लोरीन और फ्लोरीन, बाकी सब सेम है, ब्रोमीन आयोडीन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब ये मैं जानबूझ के साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो, और ये चीज आप जरूर याद रखें कि एक्सेप्शनली क्लोरीन की अदरवाइज क्या था, सब कुछ सेम है, अप टू डाउन जाओगे ऊपर में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ प्रॉब्लम है। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसका साइज छोटा होता है वो अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होगी बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्लोरीन ही है, तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसमें तो वही रूल फॉलो हो रहा है जो पहले हुआ था, मतलब ये और ये दोनों सेम है, केवल एक्सेप्शनल कहाँ है, यहाँ है। ये जानबूझ के साथ लिखने का मीनिंग है कि ये इसको याद रखना आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हल्का सा एक एक्सेप्शनल है।
ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो 4, 3.2, 3, 2.7, 2.2 लगातार गिर रही है, डेटा भी दिख रहा है। इसके बाद हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि पानी के साथ में डिजोल्व होना और एनर्जी को रिलीज करना, ठीक है ना। पानी के साथ में ऐड होना, पानी उसको चारों तरफ घेरेगा, उसके बाद में उससे एनर्जी निकलेगी। तो वो कितनी एनर्जी निकलेगी, तो जिसको जितनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी होगी उतना ज़्यादा निकलेगी। तो सबसे ज़्यादा आप देखना कि सबसे ज़्यादा किसकी निकल रही है, फ्लोरीन की निकल रही है। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसका मतलब अप टू डाउन जाओगे हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। ये मैंने क्या लिखा, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी में घुलना, पानी के साथ में बॉन्ड बनाना, पानी का उसके चारों तरफ सराउंडिंग करना और उसके बाद एनर्जी का निकालना, ये भी एक्सोथर्मिक है। ये देखिए, अच्छा ये एंडोथर्मिक है लिखा है, ठीक है, एंडोथर्मिक लिखा है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वन, मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम अप टू डाउन जाओगे तो क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एक नेचुरल है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो हम अगर बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, तो एक ट्रेंड है, किसका रिलेशन है, उसका रिलेशन है एटॉमिक मास से। तो मास जब बढ़ रहा है, अप टू डाउन जाओगे बढ़ेगा, तो क्या हो रहा है, देखिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, 54, 172, 265, 386। अप टू डाउन जाओगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, अप टू डाउन जाओगे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ता है। ये देखिए 84, 239, 332, 482। कंफर्म। डेंसिटी, डेंसिटी किस पे करती है डिपेंड, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इंपॉर्टेंट बात है भैया साइज की। जब अप टू डाउन जाओगे तो शेल बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। तो शेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बात पढ़ूंगा ही, इसके बाद में देखो डी और एफ के बाद में साइज इतना नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए। देखिए एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस में देखिए ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो जब ज्यादा नहीं बढ़ रहा उसका कारण क्या है, उसका कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से वॉल्यूम जितना बढ़ना था वो उतना नहीं बढ़ता, मतलब इतना ही बढ़ा। बढ़ा तो है क्योंकि सेल बढ़ा तो साइज बढ़ा, पर इनर्ट पेयर के कारण लास्ट में नहीं बढ़ेगा ज्यादा, पर मास तो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मास 3 टाइम बढ़ा और वॉल्यूम 1 टाइम बढ़ा, देन द डेंसिटी विल बी इंक्रीजेस, मतलब अकॉर्डिंग टू अप टू डाउन वाले जो ग्रुप में जब जाएंगे अप टू डाउन तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। इसका डेटा भी आपके सामने 1.5, 1.66, 3.19, 4.94। अप टू डाउन जाओगे बढ़ रही डेंसिटी। डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस में क्या लिखा है कि अगर मान लो मैंने बात की फ्लोरीन 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 ब्रोमीन ब्रोमीन, इनके बीच की डिस्टेंस कैसी होगी, जब इसका साइज इतना इतना है तो वो ऐसे, इसके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, थोड़ी। इसका साइज ही बढ़ गया है तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ गई। इसका साइज और बढ़ गया है और इसका साइज और बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली ये तो दिखती ही बात है, सेल बढ़ेगा उस केस में क्या होगा, एक्स और एक्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी। 143, 199, 228, 266 लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये तो आपको दिख ही रहा है, क्यों, वही वाली बात, सेल बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो सेल तो होगा ना, रिपल्सन तो होगा ना, हल्का हल्का दूरी तो बढ़ेगी, है ना, तो उस केस में ये बढ़ रहा है। दूसरी बात, बॉन्ड एंथैल्पी, इनको तोड़ने की, ये बॉन्ड बहुत अच्छे से ओवरलैप्ड है, ये इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, ये मोर स्टेबिलिटी वाला काम है। क्यों, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के द्वारा इसके इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, इसके न्यूक्लियस द्वारा इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाता है। एक दूसरे के न्यूक्लियस और इससे अट्रैक्शन रहेगा, जैसे यहाँ प्लस वाला ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ये वाला प्लस अट्रैक्ट करेगा। इट मींस शेल बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, ये लेस स्टेबल है, और इस लेस स्टेबल है तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है। तो ये वाला बॉन्ड इजीली टूटेगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक। अब ब्रेक होगा मतलब लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस इज दिस बॉन्ड। तो यहाँ क्या लिखा है, देखो 158, 242 है, 192 और 151। ओके, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला कितना है, 248।
ये एक समझने की बात है। क्या समझना है कि जब बॉन्ड तोड़ने में जोर आ जाए, समझ लेना है कि वहां पर वो बॉन्ड बहुत मजबूत होगा, ठीक है ना। तो लेस के बारे में तो सब सही है कि लेस तो यही रहेगा, पर मोर कौन होगा, इससे भी ज्यादा स्टेबल ये होगा, ये मच स्टेबल है। अब स्टेबल क्यों है इसके बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि होना तो ये था, पर हो क्या रहा है देखिए, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट साइज इसी का है। तो यहां पे क्या होता है कि ये तो चाहता है, लेकिन इन और इनके बीच में रिपल्शन रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर, देखो इसके पास में कितने लोन पेयर हैं, तो बोले कि 6 पेयर लोन पेयर। इनके लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, इनके बीच में रिपल्शन है, इनके बीच में रिपल्शन है, इनके बीच में रिपल्शन है। तो ये रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण से ये क्या हो रहा है कि बॉन्ड इजीली, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन के कारण से क्या हो रहा है कि ये कमजोर हो गया, ये चाह रहा है कि दूर दूर हो जाए। तो ये थोड़ा सा लेस स्टेबल है, ये मच स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसका एक शेल बढ़ेगा, शेल बढ़ेगा, शेल ज्यादा है, उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थोड़ा कम हो जाएगा। रिपल्शन तो यहाँ पे भी है पर थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये मच स्टेबल है। इसीलिए इस बॉन्ड को तोड़ना सबसे ज्यादा टफ है। और यही बात आपकी लिखी हुई, क्लोरीन क्लोरीन जो है उसको तोड़ना मुश्किल है, बजाय कि फ्लोरीन फ्लोरीन। तो डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, Cl के बीच में 242। तो ये भी आपको एक्सेप्शनली याद रखना है कि Cl बॉन्ड मच वो है। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में आएगा ये ब्रोमीन ब्रोमीन, और उसके बाद में फ्लोरीन फ्लोरीन, मतलब तीसरे नंबर पे पहुंच गया। उसके बाद में आयोडीन आयोडीन। ये देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको आप सबसे ज्यादा स्टेबल मान रहे थे, वो अंदर की जो लड़ाई है, घर के अंदर की लड़ाई है, इसी कारण से ये क्या हो रहा है, लेस स्टेबिलिटी के कारण थर्ड पे आ गया। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड। अब ये लास्ट टॉपिक क्या है कि किस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाए। जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है उसका क्या होगा, उसका ये होगा कि मान लो रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मीनिंग समझिए। फ्लोरीन क्या है, जिसके पास में 2 और 7 का कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2 और 8 बनाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और खुद फ्लोरीन से F- में बनना चाहता है, तो इसको बोलते हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है रिडक्शन। तो जो खुद रिड्यूस होना चाहता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी बहुत बहुत ज्यादा होगा। तो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा छोटा यही है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने का इस पावर इसी का है। तो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी इसी का ही है। देखिए आप सबसे ज्यादा देखिए 2.87, फिर इनका क्लोरीन का है 1.36, फिर 1.09, फिर 0.54। इट मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नीचे जाने पे घटता जा रहा है। तो ये जो सबसे ज्यादा है उसका ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, यहाँ तक आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसके बाद में से केवल कलर्स हो रहे हैं कि कलर के बारे में क्या है कि इनका कलर कैसा होगा कि फ्लोरीन होता है येलो, ठीक है ना, इसका कैसा होता है, इसका होता है ग्रीनिश येलो, ठीक है ना, और ये ब्रोमीन होता है ब्राउन कलर का, ये रेड कलर का, और आयोडीन जो होता है वो तो कैसा होता है, ये आपके वॉयलेट कलर का। ये कलर बने और आपको याद रखना है, जैसे ना येलो येलो, ठीक है ना। और ब्रिक का मतलब रेड कलर की ब्रिक होती है। आयोडीन जो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में काम में लेते हैं हम, आयोडीन वो ऐसा वायलेट कलर का होता है। तो ये लगभग इसका कलर हो गया। कलर को भी आपको हल्का सा याद रख लेना है, और इतना पूछते नहीं है वैसे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो आपको दे रखा है कि ये येलो, ग्रीनिश येलो, रेड और वायलेट, ये आपका कलर और दे रखा है, ठीक है ना। और ये कलर क्यों देते हैं इसका कारण भी बता रखा है आपको, क्या कि जब आपको इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे लाइमन बामर पास्चर ब्रैकेट फंड, इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि मूव करता है, पहले तो विजिबल लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके अपर स्लिट में चला गया, वहां मन नहीं लगा, फिर से आया, तो ये यहां से रेडिएट करेगा। तो जिस लैम्डा की वो रेज को रेडिएट करेगा, वो विजिबल लाइट तो इसने एब्जॉर्ब की थी, तो यही लाइट इसी लैम्डा की करेगा। तो जिस लैम्डा को की लाइट को एमिट करता है, उसका कलर जो होता है वो इसका होता है। जैसे इसका येलो कलर है तो इस लाइट को एमिट किया, या ग्रीनिश येलो वाली लाइट को एमिट किया, या रेड वाली को, या वायलेट को।
इसका मतलब जिस कलर की लाइट को वो एमिट करेगा वो कलर दिखाएगा। बस यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है, although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, fluorine is strongest oxidizing agent than chlorine, why? तो इसका आपको बताया मैंने कि एंथैल्पी बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत कम एंथैल्पी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले से ही ये फ्लोरीन और फ्लोरीन आपस में लड़ाई के कारण से कमजोर है, बहुत कम एंथैल्पी चाहिए। दूसरा, इसके बाद में क्या होगी, पानी में घुलने में इसको बहुत ठीक रहता है, फटाफट घुलेगा और ज़्यादा एनर्जी को देगा। तो वो एनर्जी जो दे रहा है हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी और लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, दोनों के कारण से ये वाली चीज क्रिएट हो रही है। इसमें हो क्या रहा है कि क्लोरीन जो होता है, जो गैस फॉर्म में है, इसके पास में जो कोई ई, इसके साथ में बनने के बाद में क्या होगा, इसके बाद में ये होगा कि ये E2+ में क्रिएट होगा। दूसरी बात, जो कि एक्वस सॉल्यूशन हो रहा है, प्लस 2F-, और इसके पास में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी कब होता है, जब ये इस तरीके से इसे रिएक्ट करके ये बनाता है। अब इससे ये बना है तो ये इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। पर ऑक्सीडेशन अपने आप हो गया क्या, नहीं, इसके कारण से इसका हुआ है रिडक्शन, और रिडक्शन होकर ये क्या हो रहा है, 0 से लेकर ये बना रहा है माइनस, तो ये खुद रिडक्ट हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हुए इसका ऑक्सीडेशन कर दे रहा है। तो ये बात बता ही रहा है कि इसका कारण क्या था कि एक, ये जल्दी टूट जा रहा है, दूसरी बात ये फटाफट ज्यादा एनर्जी ये भी निकालेगा ज्यादा, और ये जल्दी टूट जाएगा, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है, और फटाफट एक इलेक्ट्रॉन लेना है। तीनों बात, जल्दी टूटना, ज्यादा हाइड्रोजन एंथैल्पी निकालना, तीसरा खुद को रिडक्शन करना ताकि एक ऑक्टेन कंप्लीट हो जाए। ये तीनों चीज फेवरेबल है, इसीलिए ये चीज हो रही है, अच्छा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट में केमिकल प्रॉपर्टी। धन्यवाद।